हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है 3DGS वाला चैनल पर। जैसे कि हम लोग दोस्त अब तक बैंकिंग के बारे में डिस्कस करना चालू किए थे, आज हम ये डिस्कशन आपको एक अलग लेवल पर लेकर जाएंगे, क्योंकि ये आपके बैंकिंग कंसेप्ट के लिए या आपके समझ के लिए बैंकिंग का जैकपॉट साबित होने वाला है। दोस्तों, ये एक नया तरीका है जिसके माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के साथ साथ इन्फॉर्मेशन रिटेन करने की क्षमता कैसे बढ़े, इस पर मैं फोकस करूंगा। दोस्तों, आज के इन्फॉर्मेशन के दौर में आपको इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है। आप कोई भी किताब उठा लीजिए, यूट्यूब भरे पड़े इन्फॉर्मेशन से, आप उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस तरीके से वाकिफ़ कराऊंगा जिससे आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के साथ साथ रिटेन करने की क्षमता बढ़े। रिटेन ऐसा कि आप चीज़ों को जोड़ पाए, कनेक्ट कर पाए। अर्थव्यवस्था में आरबीआई का क्या रोल होता है या सरकार का आरबीआई के साथ क्या सहयोग होता है जिससे अर्थव्यवस्था अच्छी तरीके से चल सके, देश का विकास हो सके। उसके बाद बैंकों का क्या रोल होता है, बैंक कहाँ कहाँ कमियां करते हैं जिससे बैंक आए दिन बैंक रन की समस्या या बैंक डूबने की समस्या आती है। उसके अलावा जनता का क्या अर्थव्यवस्था में रोल है, ये हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट हैं दोस्त। अगर इस माध्यम से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, आज हर चीज़ का कंप्रेसिव एक तरीके से हम लोग नज़रिया विकसित करने की कोशिश करेंगे। इसके माध्यम से हम एक नया नज़रिया आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दोस्तों, ये आपको मैं परंपरागत तरीके से पढ़ने और पढ़ाने में भरोसा नहीं रखता हूँ, क्योंकि आज के दौर में दोस्त हमारा सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम लोग चीज़ों को याद कैसे कर पाएँ या कैसे यूज़ कर पाएँ। इतना प्रेशर होता है, मेंटल प्रेशर एग्ज़ाम में, वहाँ आपको याद नहीं आती चीज़ें। लेकिन इस तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको याद करने की समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। और दूसरी लेवल पर यह है, आपके इफ़िशेंसी और क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी एक अलग ऊंचाई को छुएगा दोस्त। क्योंकि हमें एग्ज़ाम में जाते समय सबसे बड़ी दिक्कत होती है, हम जो याद किए हैं वो चीज़ें हमारी भूलने लगती है, क्योंकि हमारी मेमोरी जो होती है वो अक्षर या शब्दों को ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं कर पाता है। उसके अलावा अगर हम पिक्चर फॉर्म में या 3D फॉर्म में फिजिकल दुनिया से रिलेट करें, हमको जैसे कोई मूवी हम लोग देखते हैं, कभी कभी हम मूवी का नाम भी भूल जाते हैं, लेकिन हाँ उस मूवी में एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन है, या उसमें किस सीन में कौन सी फाइट है, ये दिखाया गया है। ये दोस्तों हम लोगों को याद होता है। एक हमारे दिमाग की संरचना ही ऐसी है कि हम लोग शब्दों से ज़्यादा पिक्चर फॉर्म में चीज़ों को याद रख सकते हैं। आज हम लोग उसी तरीके में पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जैसे कि हम लोग बैंक पढ़ते समय बैंकिंग में आरबीआई का बैंक से रिलेशन पढ़ा था और दूसरे लेक्चर में बैंक का कंज्यूमर से रिलेशन पढ़ा था। और उसके बाद मैंने वादा किया था कि आपको आरबीआई, बैंक और कंज्यूमर तीनों को एक साथ में पढ़ाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। आज मैं यही पढ़ाने जा रहा हूं, जिससे आपका एक व्यापक नज़रिया विकसित होगा बैंकिंग के बारे में, या जिसको कहा जाता है बैंकिंग में इफ़ेक्ट को देख सकेंगे। रेपो का क्या इफेक्ट होता है, रिवर्स रेपो घटता बढ़ता क्या इफेक्ट होता है, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये मौद्रिक नीति या मौद्रिक नीति हर 2 महीने पे बनाई जाती है। हम लोग करंट अफेयर में बहुत पढ़ते होंगे, रेपो इतना बढ़ा दिया, इतना घटा दिया। दोस्तों, आज हम लोग वास्तविक रूप से देखेंगे, अपने आप ये एनालिसिस करेंगे क्या चीज़ इकोनॉमी के लिए अच्छी होती, कौन सी परिस्थिति में घटाया जाना चाहिए, कौन सी परिस्थिति में बढ़ाया जाना चाहिए। ये आरबीआई कार्य के अंतर्गत ही हम लोग दोस्तों पढ़े थे। आज हम इसका प्रभाव इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे, इंडियन इकोनॉमी में कैसे इसका प्रभाव बढ़ता घटता, विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रोल होता है, और विकसित में भी अंतर हम लोग जान पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी 2 प्रकार की होती है, एक सस्ती और महंगी। हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाते समय ये आपको उस समय नहीं बताए थे, क्योंकि आप उस समय ये महसूस नहीं कर सकते थे। लेकिन आज हम दोस्तों इसको पढ़ाने की कोशिश ये करेंगे कि इजी मॉनेटरी पॉलिसी और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कब ज़रूरत होती है, आरबीआई के द्वारा कैसा इसमें प्रभाव होता है अर्थव्यवस्था में, ये सब पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो ये आप हो सके तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको इस कंसेप्ट के बारे में बताना चाहूँगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा।
सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस फिगर को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली इस फिगर से हम लोग क्या सीख सकते हैं। इस फिगर के माध्यम से हम लोग अभी बैंक भूल जाएं, आरबीआई भूल जाते हैं थोड़े समय के लिए, और कंज्यूमर का क्या रोल होता है ये भूल जाएं। एक सिंपल से उदाहरण के साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए हम थोड़े समय के लिए बैंक भूल जाते हैं, आरबीआई भूल जाते हैं। इसको हटा दिया दोस्तों, ये इसको हटा दिया, कंज्यूमर। अब हम लोग दोस्तों इसको ऐसा एज्यूम करते हैं कि 3 पानी की टंकियां हैं दोस्तों। पानी की टंकी ए, पानी की टंकी बी, पानी की टंकी सी। इसमें हम लोग पानी ऊपर से नीचे कैसे आता है और नीचे से ऊपर कैसे चढ़ता है, इसके एग्जाम्पल से हम लोग अर्थव्यवस्था में पैसे का फ्लो कैसे होता है थोड़े समय के लिए आप पानी बराबर रुपया मान लीजिएगा। कहा भी जाता है आम बोलचाल भाषा में दोस्तों, रुपया जो है पानी की तरह बहता है। रुपया जो है पानी की तरह बहता है। आज हम लोग इसी के फ्लो को देखते हैं कि कैसे वाकई में ये बात सही है कि गलत है। आज हम लोग पहले पानी के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें पानी, इस टंकी में सबसे बड़ी टंकी ये है, यहाँ से भरा, यहाँ से पानी आता है। ये रोकने के लिए एक बैरियर है, टोटी जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं। यहाँ से मान लो पानी चला, यहाँ आ गया, टोटी हमने इजी किया था, या मतलब आसान कर दिया पानी आने के लिए। इसके बाद यहाँ से पानी यहाँ आया और इसके बाद यहाँ पानी भर गया, या एक हिसाब से मान लो अधिक हो गया, एक्सेस हो गया जिसको कहा जाता है। तो हम लोग को क्या होता है, फिर हम लोग पानी यहाँ से हटाने के लिए, तो पानी का डायरेक्शन ऊपर चढ़ाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से फिर एक पाइप के माध्यम से पानी चढ़ेगी। अभी हम लोग पानी के एग्जाम्पल हम लोगों ने आपको दिया, जैसे कि ये आप एग्जाम्पल पानी का तो आपके यहाँ आता ही होगा, पानी सप्लाई वाला, उससे एज्यूम करिएगा। या तो सबको शोले पिक्चर का याद ही होगा, बसंती के लिए जब धर्मेंद्र जी टंकी पर चढ़ गए थे, तो उसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग दोस्तों जैसे पानी बराबर रुपया हमने माना था, पानी बराबर रुपया। अब यहाँ रुपये को एक बार रख के देखते हैं। रुपया मान लीजिए यहाँ से आरबीआई है ये, अब हम लोग लिख लेते हैं आरबीआई। आरबीआई दोस्तों जैसे आपको मालूम होगा बैंकिंग सेक्टर का सबसे सुप्रीम संस्था है, और यहाँ कंज्यूमर। आरबीआई ही कंट्रोल करती है मनी के फ्लो को। तो इसलिए हम लोग आरबीआई से शुरुआत करेंगे। आरबीआई का क्या रोल है, जैसे मान लीजिए आरबीआई यहाँ से पैसा सर्कुलेट करता है। आरबीआई पैसा छापने का भी काम करती है, तो इंडियन इकोनॉमी में पैसा आरबीआई के थ्रू ही आता है। जैसे आप लोगों ने नोटबंदी में देखा होगा दोस्तों, पुराने नोट चले गए, नए नोट आए, तो आरबीआई के द्वारा ही छापे गए फिर नोट इंडियन इकोनॉमी में सर्कुलेट किए। उसी के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आरबीआई ने यहाँ से पैसा छोड़ा, बैंक के पास आया, बैंक से कंज्यूमर के पास गया। यहाँ मान लीजिए कोई रोक टोक ना हो, मतलब एकदम सपाट, यहाँ से पैसा आया, यहाँ चला गया, यहाँ से आया। इसका रिजल्ट क्या होगा दोस्तों, इकोनॉमी में पैसे की मात्रा बढ़ जाएगी। इकोनॉमी में पैसे की मात्रा बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आरबीआई लगे पैसे की मात्रा यहाँ ज़्यादा है इकोनॉमी में, तो यहाँ से खींच भी सकती है। खींचने के लिए दोस्तों जैसे यहाँ पानी भरा है, तो लालच एक दिया जाना चाहिए। यहाँ ग्राहकों को लालच बैंक देते हैं कि आप हमारे यहाँ पैसा जमा कीजिए, आपको हम ब्याज ज़्यादा देंगे। लालच क्या है दोस्तों, यहाँ ब्याज का लालच दिया जाता है। ब्याज का लालच दिया जाता है। यहाँ भी आरबीआई भी बैंकों को कहती है आप हमारे यहाँ पैसा जमा कीजिए, क्योंकि इसको ज़रूरत है यहाँ से पैसा खींचने के लिए। तो बैंक यहाँ से आरबीआई में पैसा जमा करते हैं। इसी को नाम दे दिया गया रिवर्स रेपो, इसको रेपो, इसको ऋण दर। दोस्तों ये डिपॉजिट रेट, ये सब मैंने टर्म लिख दिया, लेकिन आप फ्लो को सिर्फ याद रखिएगा इस 3D फॉर्म में। जैसे पानी बह रहा था उसी के माध्यम से याद करिएगा। ये टर्म तो आप याद ही कर लेंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे, लेकिन हाँ ये फ्लो इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमी में फ्लो ऐसे ही करता पैसा। इसके माध्यम से आरबीआई की क्या भूमिका होती है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे,
फिर इसके बाद सरकार की क्या भूमिका होती वो देखेंगे। इसके बाद कंज्यूमर का क्या भूमिका होती अर्थव्यवस्था के विकास में या निवेश में, उसके माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आरबीआई का क्या रोल होता है इंडियन इकोनॉमी में। इंडियन इकोनॉमी में एक रेपो ऑपरेशन होता है, एक रिवर्स रेपो। रेपो एक प्रकार का बैरियर, मैंने जिसे कहा यहाँ टोटी लगी है, टोटी के माध्यम से कंट्रोल करता है। जैसे बाई चांस पैसे को कम देना नीचे तक, इसको टोटी को टाइट कर देगा, तब पानी यहाँ से कम आ सकता है या पैसे यहाँ से कम आएगा। और इसी को रेपो को ब्याज, या मतलब ब्याज बढ़ा देगा। ब्याज बढ़ाने का मतलब ये है कि अब बैंक हतोत्साहित होंगे, क्योंकि इनको ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा तब पैसा देगा आरबीआई। वही यहाँ केस होता है। जैसे कि बैंक में अगर कंज्यूमर जाते हैं पैसा लेने के लिए, तो जो लेंडिंग रेट या ऋण दर होता है उसको अगर बैंक बहुत कम रखेंगे, मान लो 0% रखा है इन्होंने, आप बैंक से लोन ले लीजिए, वहाँ से आप हो सकता है जब आपको पैसा हो तब आप मूलधन वापस कीजिए, लेकिन इंटरेस्ट रेट जिसको कहा जाए 0 अगर कर दे तो इकोनॉमी में क्या होगा, पैसे एक्सेस हो जाएंगे या लोगों के पास पैसे अधिक मात्रा में आएंगे। लेकिन एक दोस्तों इसका एक दुष्प्रभाव भी होता है, महंगाई जिसको कहा जाए, यही सबसे इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक के लिए, महंगाई। इसी पर गाना भी बना था दोस्तों, महंगाई डायन खाया जाता है। वाकई में डायन का रूप लेती है अगर महंगाई आवश्यकता से अधिक बढ़ जाए, जिसको कहा जाता है 4 ± 2। ये आरबीआई ने डिसाइड किया है कि मैक्सिमम 6 होना चाहिए और मिनिमम 2। ये महंगाई जो होती है इसी के बीच में होनी चाहिए। मान लो महंगाई बढ़ गई, यहाँ पैसा इतना आ गया, लोगों के पास इतना पैसा हो गया, महंगाई हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या कारण होते हैं, लेकिन महंगाई अभी यहाँ एक कारण इसका भी है, अगर पैसा आसानी से नीचे तक आ रहा है तो महंगाई बढ़ने का एक कारण हो सकता है। तो महंगाई अगर बढ़ जाएगी दोस्तों, महंगाई अगर बढ़ जाएगी तो महंगाई अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अच्छी बात नहीं मानी जाती है, अगर 6% से ज़्यादा हो जाए तो। क्योंकि इस समय करंट में मुद्दा भी है, महंगाई 2.5 आंकड़े को छू गई है, तो इसलिए एक सेंसिटिव मुद्दा बन जाता है महंगाई कैसे आरबीआई कंट्रोल करती है। उसके माध्यम से रेपो बढ़ा देगी, क्योंकि अगर रोक बढ़ाएगी यहाँ तो यहाँ पैसा कम आएगा, ये भी रोक बढ़ाएगा तो यहाँ पैसा कम आएगा, पैसे के फ्लो को कंट्रोल कर लेगी। और दूसरी तरफ आरबीआई यहाँ क्या करेगी, पैसे को खींचेगी भी। खींचने का मतलब ये है, यहाँ लालच देंगे कंज्यूमर को, सबसे पहले बैंक लालच देंगे कि आप हमारे यहाँ जमा कीजिए, पैसा जमा कीजिए, हम बदले में आपको ज़्यादा ब्याज देंगे, तो लोग इंस्पायर होंगे यहाँ पैसा रखने के लिए। और दूसरी बात यह है, आरबीआई भी रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा, जिससे लोग लालच से बैंक में पैसा जमा करें आरबीआई के पास। तो ये हम लोग ऐसे कहते भी हैं, हमें अगर लोन लेना है तो हम कहते ब्याज सबसे कम होना चाहिए, लेकिन अगर हमें कहीं जमा करना है बैंक में तो हम सबसे पहले कहते हैं ब्याज कितना दोगे। अगर अच्छा ब्याज रेट मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो हम बैंक में पैसा जमा करते हैं। अगर आरबीआई को लगता है महंगाई है, तो महंगाई में क्या करेगी, यहाँ से जो पैसा फ्लो कर रहा इसको कम करने की कोशिश करेगा। इसको कहा जाएगा, इसको रोक को, रेपो या रोक एक ही चीज़ है दोस्तों, यह बैरियर की तरह काम करता है। अगर रोक बढ़ा देगा तो यहाँ से पैसा कम आएगा, और यहाँ से पैसा कम आएगा अगर बैंकों के पास, तो बैंक भी यहाँ पैसा कम ही पहुँचेगा। तो महंगाई इससे एक कंट्रोल होता है दोस्तों। महंगाई कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रेपो और रिवर्स रेपो दोनों ऑपरेशन यूज करता है। अभी हम लोग थोड़ी देर में इसका इफेक्ट कैसे घटता बढ़ता इकोनॉमी में, क्या इसका प्रभाव पड़ता है, ये आप टर्म जान लीजिए। जैसे ये रेपो है, ये रिवर्स रेपो, इसका उल्टा रिवर्स रेपो है। ये जिसको कहा जाए ऋण दर है, लेंडिंग रेट है, और दूसरा है डिपॉजिट रेट। तो ये दोस्तों फिगर आप उम्मीद है समझ गए होंगे, पानी के माध्यम से कैसे हम लोग रिलेट कर रहे हैं रुपए को, रुपया कैसे फ्लो करता है। बाई चांस बेरोक अगर फ्लो करता है पैसा, तो यहाँ इकोनॉमी में बहुत एक्सेस मात्रा में पैसा हो जाता है। अगर पैसा बहुत अधिक हो गया तो महंगाई बढ़ने का खतरा होता है। लेकिन दोस्तों विकासशील अर्थव्यवस्था में पैसे को बहुत रोका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ अभी भी बहुत हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में या इंफ्रा सेक्टर में विकास के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो हमें विकास के लिए पैसे चाहिए, इसलिए आरबीआई चाह के भी बहुत ज़्यादा रोक नहीं लगा सकती इस पर, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में इस समय फंड की बहुत ज़रूरत है। अगर ये रोक लगा के बैठ जाएंगे तो यहाँ लोगों के पास जब पैसा नहीं होगा तो निवेश कैसे आएगा, निवेश नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। यही फिगर हम लोग दोस्तों यहाँ पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आरबीआई मान लीजिए
रेपो रेट बढ़ाती है, रेपो अगर बढ़ गया तो क्या होगा, रेपो मतलब रोक, रोक अगर बढ़ गया तो बैंकों के पास पैसा कम होगा। इसी कहा जाता है लोनेबल फंड, ऋण योग्य आय, इसको दोस्तों हिंदी में बोलते हैं ऋण योग्य आय। अगर रेपो बढ़ गया, यहाँ से रोक ज़्यादा लग गया तो यहाँ पैसा कम आएगा, मतलब लोनेबल फंड कम हो जाएगा। अगर लोनेबल फंड कम होगा दोस्तों तो ग्राहक यहाँ आएगा, ग्राहक के पास पैसा कम आएगा, क्योंकि बैंक से ही ग्राहक पैसा लाता है, या इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं पैसा उधार लाता है। ग्राहक को अगर पैसा कम मिलेगा तो क्या होगा, एक होता जिसको कहा जाता है निवेश या इन्वेस्टमेंट, निवेश कम होगा। दूसरी बात है जीडीपी जिसको कहा जाता है, या उत्पादन भी कम हो सकता है। इसी को हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इसमें उत्पादन होता है, प्रोडक्शन मतलब ये चीज़ घट जाएगी। इसका ये इफेक्ट हो सकता है कि दोस्तों बेरोजगारी बढ़ जाएगी। अगर उत्पादन घट रहा तो बेरोजगारी बढ़ने की चांस भी होती है। बेरोजगारी एंड विकास कम हो जाएगा, देश का विकास कम हो सकता है। अब पहला केस हमने ये देखा था, अब दूसरा केस ये देखते हैं दोस्तों। अब कि हम अगर रेपो रेट कम कर दें, रेपो रेट मान लीजिए कम हो गया, रेपो रेट अगर कम होता है तो इस केस में अब की तीर जैसे हमने लगाया है, लेकिन अभी समझने के लिए आप उसको मत देखिए, इसका उल्टा ही होगा ऊपर वाले का। रेपो रेट अगर कम है मतलब रोक कम है, रोक कम है तो बैंक के पास पैसा ज़्यादा आएगा, तब लोनेबल फंड जिसको कहा जाए ऋण योग्य आय जो होगा वो अधिक होगा, बैंकों के पास अधिक होगा तो बैंक क्या करेंगे, ग्राहकों को भी आसानी से पैसा ऋण में देंगे या कम इंटरेस्ट रेट रखेंगे, जिसको लेंडिंग रेट बोला जाता है। ग्राहक के पास आसानी से फंड आ सकता है, ग्राहक के पास पैसा मतलब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, निवेश बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ बढ़ने के साथ साथ विकास भी देश का बढ़ेगा, या डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है। इसलिए मैंने कहा था दोस्तों, विकासशील अर्थव्यवस्था में आरबीआई चाह के भी रेपो रेट नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि अभी हमें विकास करना है। यहाँ क्या होता, विकास कम हो जाता अगर रेपो रेट बढ़ जाता है। देखिएगा आप इस फिगर के माध्यम से विकास कम हो जाता है, या जीडीपी ग्रोथ जिसको कहा जाता है वो कम हो जाती है। दूसरे में अगर रेपो रेट हम लोग कम करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, विकास को गति मिल सकती है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर रेपो रेट बहुत ही कम कर दिया जाएगा तो हमने क्या कहा था, महंगाई डायन खाया जाता है, वो वाला कंसेप्ट आप याद रखिएगा, क्योंकि महंगाई भी किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती। इंडियन इकोनॉमी के लिए कहा जाता है 6% से अधिक महंगाई नहीं होनी चाहिए, 2 से 6% के बीच ही महंगाई होनी चाहिए। इसलिए हम लोग ना तो बहुत इसको कम करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ज़्यादा करने से क्या होता है, कम करने से क्या होता है, इसके माध्यम से आप समझिएगा इसका इफेक्ट क्या होता है इकोनॉमी में। बहुत लोग कहते हैं जीरो अगर हो जाएगी भाई तो उसका भी इफेक्ट बहुत दिक्कत करेगा। इसलिए जिसको कहा जाता है मिडिल पाथ अपनाती है आरबीआई, कि ना बात तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम रेपो रेट रखती है, लेकिन हाँ कम की तरफ ही उसका रुझान होता है, क्योंकि हम लोग विकासशील देश हैं। यही अगर आप अमेरिका में देखेंगे दोस्तों, अमेरिका में लगभग 0% था अभी तक का रेट, वो मैं पढ़ाऊँगा, इसी से रिलेटेड है, क्योंकि वहाँ उनके यहाँ विकास हो चुका ऑलरेडी। 0% मतलब उनके यहाँ किसी के पैसे की ज़रूरत है नहीं, तो वो लोग बुला के पैसा देता है, आइए यहाँ से पैसा ले जाइए, आपको इंटरेस्ट रेट नहीं देना है। हमारे यहाँ ऐसा हो जाए दोस्तों तो लोग बैंकों में भीड़ लग जाएगी, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा अवसर नहीं बचे हैं डेवलपमेंट के, सब चीज़ विकास हो चुका है। लेकिन इंडिया में कहा जाए अभी हम लोग विकासशील अवस्था में हैं, इसलिए हमेशा रेपो रेट कहा जाए कि हम लोग अगर बहुत ज़्यादा कर देंगे तो विकास रुक सकता है, अगर रेपो रेट कम करेंगे हमारा विकास अच्छा हो सकता है। लेकिन हाँ, महंगाई एक इफ़ेक्ट डाल सकती है, महंगाई को कंट्रोल करते हुए रेपो रेट कम किया जाना चाहिए। ये तो हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों रेपो और रेपो का बढ़ना घटना। अब इसी के हाथों हाथ हम लोग पढ़ते हैं रिवर्स रेपो में क्या होता है दोस्तों। जैसे कि रिवर्स रेपो नाम से ही इसका अर्थ आप लोग जान सकते हैं, रेपो का उल्टा रिवर्स रेपो। डायरेक्शन भी मैंने उल्टा ही लगाया है, देखो यहाँ नीचे यहाँ ऊपर, मतलब इस केस में बैंक
आरबीआई में पैसा जमा करेंगे। बैंक आरबीआई में पैसा कब जमा करेंगे? जब ब्याज उनको ज़्यादा मिलेगा, अच्छा खासा बैंकों को ब्याज मिलेगा। और ये आरबीआई कम करती है क्योंकि अगर यहाँ पैसा अधिक है तो आरबीआई खींचने की कोशिश करेगी। इकोनॉमी अगर पैसा अधिक है तो आरबीआई पैसा यहाँ से खींचने की कोशिश करती है। अगर मान लो रेपो रेट, या इसको हमने कहा था लालच, अगर ये भी लालच है यहाँ, अगर हमने कहा रेपो रेट अगर इसने बढ़ा दिया, लालच ज़्यादा दे दिया बैंकों को, तो बैंक क्या करेंगे? पैसा अपना आरबीआई के पास जमा करेंगे। तो इनके पास क्या होगा? लोनेबल फंड कम हो जाएगा दोस्तों। लोनेबल फंड मैंने बताया था जितना बैंक पास होता है, अगर वो पैसा अगर कम हो गया तो लोनेबल फंड कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक ने आरबीआई के पास अपना जमा कर दिया लालच के चक्कर में, क्योंकि रिवर्स रेट, रेपो रेट बढ़ गया था। अब यहाँ अगर लोनेबल फंड कम होगा तो ग्राहकों को पैसा कम मिलेगा। अब आप लोग समझ गए होंगे पैटर्न क्या होता है। इसके आगे यही पैटर्न फॉलो होगा दोस्तों। ग्राहकों को पैसा कम मिलेगा तो क्या होगा? निवेश कम होगा, बेरोजगारी बढ़ सकती है, क्योंकि निवेश अगर होता तो लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। जीडीपी गिर सकती है, कम हो सकती है जिसको कहा जाए, ये सब समस्याएं हो सकती। लेकिन अगर वहीं रिवर्स रेपो अगर कम कर दे, अब की क्या होगा? रिवर्स रेपो कम कर दिया मतलब ये ब्याज ज़्यादा आरबीआई बैंकों को नहीं देगा, और दूसरे केस में कंज्यूमर को बैंक भी ज़्यादा ब्याज नहीं देंगे। तब लोग इंस्पायर नहीं होंगे बैंक ऊपर चढ़ाने के लिए, लालच अब जब तक नहीं दिया। अगर लालच कम है तो बैंक कहेंगे इससे अच्छा, आरबीआई से अच्छा हम कहीं और ग्राहक में ही दे देंगे, जनता में ही दे देंगे पैसा, तो वो जिससे आगे निवेश कर सके। तो इसके लिए हम लोग अब पढ़ेंगे, अगर रिवर्स रेपो कम है तो बैंकों के पास, रिवर्स रेपो कम का मतलब क्या होगा? ये लालच आरबीआई कम दे रहा है बैंकों को। अगर लालच कम है तो बैंक इंस्पायर नहीं होंगे। बैंक अगर इंस्पायर नहीं होंगे आरबीआई से तो बैंक वो चीज़ पैसा सर्कुलेट करेंगे जनता में, और यही होना ही चाहिए। नॉर्मली बैंक का रुझान आरबीआई में पैसा जमा करना नहीं होना चाहिए। अभी मैंने बताया था कि अर्थव्यवस्था हमारी जो है विकासशील है, तो इसके लिए जितना पैसा जनता के बीच में जाएगा, क्योंकि आज फंड की बहुत ज़रूरत है, तो वो पैसा लोगों में सर्कुलेट होगा, उससे निवेश बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, बेरोजगारी कम होगी, जीडीपी ग्रोथ होगा, तो देश की समृद्धि बढ़ेगी इससे दोस्तों। तो हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, अगर रिवर्स रेपो रेट कम हो, रिवर्स रेपो रेट अगर कम होगा क्या होगा? फिर लालच अगर कम दे रहा है आरबीआई, बैंकों के पास पैसा ज़्यादा बचेगा, क्योंकि बैंक यहाँ जमा नहीं करेंगे। लोनेबल फंड अगर ज़्यादा होगा तो ये ग्राहक को पैसा ज़्यादा मिलेगा। अगर पैसा ज़्यादा मिलेगा तो निवेश बढ़ जाएगा। ऐसे दोस्तों, जैसे मैंने ये चार्ट बनाया है, इसके माध्यम से आप समझ गए होंगे कैसे कम और ज़्यादा करने से क्या इंडियन इकोनॉमी में प्रभाव पड़ता है। अभी तो हम लोगों ने दोस्तों रेपो देखा, रेपो रिवर्स रेपो देखा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सीआरआर एसएलआर, अभी हमने यहाँ जब कहा था आपसे नोट डाउन कर लेना, उसमें सीआरआर एसएलआर भी हमने कहा था, एक टर्म होता है। सीआरआर और एसएलआर जो होता है ये बैंकों का कहा जाए एक प्रकार का गुल्लक होता है। एक गुल्लक आरबीआई के पास बैंक जमा कर देते हैं क्योंकि संकट की स्थिति में बैंक को ज़रूरत पड़ती है, और दूसरा गुल्लक जिसको कहा जाता है एसएलआर, तो ये अपने पास ही रखते हैं, ये एसएलआर अपने पास रखते हैं, और सीआरआर आरबीआई के पास जमा कर देते हैं। इसको कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो। यहाँ दोस्तों आपको सिर्फ कैश याद करना है। यहाँ होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके माध्यम से आप इंग्लिश हिंदी या फुल फॉर्म की टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ये एसएलआर और सीआरआर ही लिख के आएगा। तो इसलिए हम लोग आज इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। आरबीआई अगर सीआरआर रेट बढ़ा दे या घटा दे, तो इसमें सबसे पहला यह है, अगर सीआरआर का मतलब यह कैश, जो बैंक का ही कैश है, एक गुल्लक मैंने बताया था, एक सीआरआर होता है, एक एसएलआर होता है, दोनों पैसा जो है बैंक का ही है। अगर सीआरआर कैश की मात्रा, अगर आरबीआई ने कहा इस गुल्लक में ज़्यादा कैश रखो सीआरआर में और बैंकों से, तो बैंकों के पास क्या होगा? अगर इस गुल्लक में ही सब पैसा डाल देंगे तो बैंकों के पास पैसा कम बचेगा।
अगर पैसा कम बचेगा तो यहाँ जनता को पैसा कम मिलेगा, जिससे लोग निवेश कम कर पाएंगे या देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन कम हो सकता है। इसलिए कहा जाता है अगर CRR अधिक है, CRR अधिक है तो क्या होगा, यहाँ अधिक पैसा चला गया तो बैंकों के पास लोनेबल फंड कम हो जाएगा, ऋण योग्य आय जिसको कहा जाता है, ऋण योग्य आय कम हो जाएगा। ऋण योग्य आय कम होगा तो ग्राहकों को पैसा कम मिलेगा, ग्राहकों को पैसा कम मिलेगा तो निवेश कम हो सकता है, ग्रोथ भी कम हो सकती है देश की, GDP जिसको कहा जाए। इसके अलावा अगर CRR कम है, आपकी मान लो पैसा यहाँ कम रखना पड़ रहा है गुल्लक में, और वो जो पैसा यहाँ कम रखे को कुछ तो बचेगा, उसको जनता में अगर बांटेगा तो लोनेबल फंड जिसको कहा जाता है, बैंक पास लोनेबल फंड बढ़ेगा। अब ये तो ग्राफ आप लोग दोस्तों खुद समझ गए होंगे, इसके आगे जैसे होता है फिर निवेश बढ़ जाएगा, निवेश यहाँ से बढ़ जाएगा, GDP ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। ये आप लोग एज्यूम कर पा रहे होंगे कितना आसान है चीज़ें यहाँ से पढ़ना। जब कम होता ये जनता का आप बड़ा इमेज बनाइएगा, RBI क्या रोल होगा, महंगाई कंट्रोल करने के लिए भी क्या होता है, और कैसे CRR SLR कम होने या ज़्यादा होने से अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ता है। तो अगर CRR मतलब यहाँ पैसा अगर ज़्यादा जमा करवा रहा बैंकों से RBI, कम जमा करवा रहा, तो यहाँ क्या होगा, लोनेबल फंड इनके पास अधिक बचेगा ऋण, जिससे ये ग्राहक को ज़्यादा दे सकते हैं। ग्राहक को ज़्यादा ऋण देने से क्या होगा, निवेश बढ़ेगा, GDP ग्रोथ बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आज सबसे बड़ी समस्या दोस्तों रोजगार का ही है, इसलिए रोजगार के अवसर बढ़े, GDP बढ़े, निवेश बढ़े, यही हमारा ध्येय है दोस्तों। यह भारत सरकार या RBI का भी यही ध्येय होता है। इसलिए ये पहले आज के 10, 25, 30 साल पहले इसका रेट बहुत हाई हुआ करता था, लेकिन आज के इस समय में इसका रेट कहा जाता है लगभग 10% के भी नीचे आ गया। पहले तो लगभग 20-21% होता था। इसका रेट घटता बढ़ता रहता है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा कितना है एग्जैक्टली। लेकिन हाँ, मैं कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, कंसेप्ट के माध्यम से आप समझ जाएंगे क्या मजबूरी है कम करना या ज़्यादा करना RBI की। वहीं दूसरा एक होता है SLR। SLR अभी हमने दोस्तों बताया था, ये भी बैंक का ही पैसा होता है, लेकिन ये बैंकों के पास होता है। हाँ, अगर बैंक अपने पास पैसा रखता है, उसको लोन नहीं देता, तो भी एक प्रकार का हानि है बैंकों के लिए, क्योंकि बैंकों के पास जितना पैसा होता अगर वो मार्केट में ना जाए तो बैंकों के लिए वो एसेट का काम नहीं करेगा, या बैंकों के लिए उससे कोई कमाई नहीं आएगी। इसलिए दोस्तों ये बैंक पास मजबूरी में रखना पड़ता है, जिसमें कहा जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, जब गोल्ड होता है, ये मैंने बताया था, ये मटेरियलिस्टिक होती हैं या कहा जाए ठोस फॉर्म में कहा जाए होती हैं। इसको कहा जाता है कि अगर इसका रेट भी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखेंगे, RBI अगर दिशा निर्देश के लिए जारी करता है, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये बढ़ेगा, क्या होगा फिर, सब बैंक इसी में अगर पैसा डाल देंगे तो जनता के पास लोनेबल फंड कम हो जाएगा, तो क्या होगा, ऋण योग्य आय कम हो जाएगा, ऋण योग्य का आय कम हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग ऊपर का कंसेप्ट समझते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं दूसरे केस में अगर SLR कम होगा, SLR मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसमें लोनेबल फंड ज़्यादा होगा, ये ग्राहकों को पैसा ज़्यादा दे सकता है। इसके बाद अगर ग्राहक पैसा ज़्यादा आएगा तो निवेश बढ़ेगा। ये ग्राफ एक बार अगर आप समझ जाएंगे दोस्तों, तो आप कितनी भी तरीके के सवाल आएँ उसको आप एक, क्योंकि इसमें देखिए कई टॉपिक जुड़ रहे हैं, निवेश एक अलग चैप्टर है, GDP अलग चैप्टर है, तो इसलिए बैंक का अदर कहा जाता है, अदर टॉपिक के साथ क्या संबंध है, यहाँ से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। तो आप अभी हमने CRR पढ़ाया, SLR पढ़ाया, रेपो पढ़ाया, रिवर्स रेपो पढ़ाया, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है इंडियन इकोनॉमी में, इस छोटे से कंसेप्ट के साथ हम लोगों ने सीखा। ये कंसेप्ट आपको रिटेन भी कराएगा दोस्तों। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये कंसेप्ट या रिटेन करने वाला कंसेप्ट जो मैंने बताया 3D फॉर्म में, जैसे मेरा चैनल का नाम भी है 3D GS वाला। यहाँ D मतलब डायमेंशन ही होता है दोस्तों। अभी तक हम किताबों या लैपटॉप PC में पढ़ते आए, हम लोग यहाँ भी खैर 2D में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको महसूस 3D में करवा रहा हूँ, तो इसलिए कह रहा हूँ 3D मतलब 3 डायमेंशन। तो यहाँ हम लोग
फिजिकल फॉर्म में याद करने की कोशिश करेंगे कि फिजिकल दुनिया की चीज़ें जैसे हम याद करेंगे, हमें टंकी देखते ही याद आ जाना चाहिए। रेपो, रिवर्स रेपो, फिर इसके बाद लेंडिंग रेट, जमा दर, ये अगर याद आ जाती है और कंसेप्ट ऐसा कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है ये, लेकिन हाँ अगर आप समझ जाते हैं एक बार तो आपके लिए कहा जाता है बहुत आसान होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये नया नज़रिया आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि कैसा लगा। आगे आने वाले वीडियो में हम आपसे सरकार की रोल का क्या भूमिका होता है इसमें, इंडियन इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ सके, और उसके बाद जनता का क्या रोल होता है वो भी हम पढ़ाएंगे आने वाले चैप्टर में, इसी एक फिगर के माध्यम से। इसलिए आप इसको याद रखिएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।